मैं आपको हर 5 मिनट बाद आपको टाइम दूंगा। आप जो भी मैं बताऊं उस 5 से 10 मिनट के बीच में आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। बशर्त आप विषय से डाइवर्ट कोई प्रश्न ना करें, क्योंकि उसमें उसका आंसर देने में जो है बहुत सारा समय चला जाता है। तो वो अगर उससे रिलेटेड होगा तो मैं आपका प्रश्न लूंगा, वरना नहीं लूंगा। 1 से 2 लोग ही पूछें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, एक एक भी प्रश्न पूछेंगे तो उसमें हमारा बहुत समय चला जाएगा। फिर भी हम कोशिश करेंगे आपस में एक दूसरे के साथ संवाद के साथ इस क्लास को शुरू करें। देखिए, आप सभी एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर से पहले से ही जुड़े हुए हैं, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं, और इसी भाव से मैं आज की क्लास आपके साथ शेयर करूंगा। आप अगर पहले टीसीएम की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपकी बॉडी में जितने भी मेरिडियन हैं उन पर कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पाए जाते हैं। उन सभी पॉइंट्स की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे वह 5 तत्वों से जुड़े हुए हैं। आपका शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, संसार 5 तत्वों से बना हुआ है, और आप इस प्रकृति के एक अंश हो। तो प्रकृति से आपकी जो शारीरिक रचना है वो निर्मित है। तो इसीलिए आपके जीवन में उन 5 तत्वों का बहुत महत्व है। आपकी पूरी बॉडी 5 एलिमेंट से बनी हुई है। उनके असंतुलन को आप उस मेरिडियन पे स्थित उन 5 बिंदुओं को ट्रीट करके उन 5 तत्वों को ट्रीट कर सकते हो। इसके अलावा एनर्जी सोर्स पॉइंट, लिफ्ट पॉइंट, लो कनेक्टिंग पॉइंट, अलार्म पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, फ्रंटसु बैकसु पॉइंट नामक और भी भिन्न प्रकार के पॉइंट पाए जाते हैं। ये सब क्या है? ये सब एक्यूप्रेशर की मेडिसिन है। आपके पास विकल्प है, मदर सन पॉइंट, ये भी एक प्रकार के पॉइंट्स पाए जाते हैं। तो ये सब आपके पास एक मेडिसिन है। आपके पास कोई पेशेंट आता है, वह आपको कोई लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम बताता है, लीवर, किडनी, स्प्लीन, किसी भी शरीर की समस्या को आपसे शेयर करता है, तो आप उस ऑर्गन के मेरिडियन पे जाकर इन सभी पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन बनाकर या इनमें से कोई भी पॉइंट को सिलेक्ट करके उसको ट्रीट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास ये ऑप्शन है। इसी प्रकार आपका जो एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर साइंस है वो 2 भागों में विभाजित है। एक है माइक्रो सिस्टम, दूसरा मैक्रो सिस्टम। तो माइक्रो सिस्टम में आपके छोटे छोटे बॉडी के जितने भी पार्ट हैं वो सभी आपकी बॉडी के कोरस्पोंडेंस है। उनमें कुछ विशेषताएं हैं, कुछ उनके डिसएडवांटेज भी हैं। तो विशेषता के कारण उनकी जो उपयोगिता है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इनमें से ही ईयर एक्यूपंक्चर माइक्रो सिस्टम का एक बहुत प्रभावी, और जब से टीसीएम की प्रैक्टिस चलती आ रही है पिछले 5 वर्षों से, तब से इसमें प्रैक्टिस की जा रही है। तो इसमें मूल रूप से 7 से 8 तरीके हैं ट्रीटमेंट के। आपकी बॉडी का कोरस्पोंडेंस है, जैसा माँ का गर्भ में जो एम्ब्रियो में बेबी होता है, जैसे उसकी आकृति होती है, आपकी कान की आकृति भी कुछ वैसे ही दिखाई देती है। तो एक तो कोरस्पोंडेंस है, तो कोरस्पोंडेंस जैसा आपके कान पे है वैसा आपकी बॉडी को वहां पे मैप में कन्वर्ट किया जाता है। तो एक वो लोकल हिस्सा हो गया जहां पे बॉडी का जो पार्ट आ रहा है हम कान पे उसे वैसे ट्रीट करते हैं। इसके अलावा वहां पे कुछ फंक्शनल पॉइंट पाए जाते हैं। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे जहां पे आपका हेड बताया गया, वहां पे हो सकता है कोई पिट्यूटरी ग्लैंड, आपका पीनियल ग्लैंड, या
अस्थमा का, टीवी का, किसी विटामिन्स का या हार्मोन का पॉइंट पाया जाता हो। पर जब हमने उसे कोरस्पोंडेंस में पढ़ा था तो सिर्फ कोरस्पोंडेंस देखा था, पर वहां पे कोई एक फंक्शनल पॉइंट है। दूसरा, ग्रूव, ट्रायंगुलर एरिया, ट्रायंगल्स, लाइंस, ये कुछ आपके ईयर में पाए जाने वाले ऐसे पार्ट हैं, ऐसे बिंदुओं का समूह है या फिर एक प्रकार की लाइन है जिनसे हम ओरिकुलर मेडिसिन तैयार करते हैं। कोई भी पेशेंट आपके पास आएगा तो आप ईयर में इन 7 चीजों का ध्यान रखेंगे अपने प्रोटोकॉल को बनाते वक्त। इनमें से जो आपको इस कोर्स में पढ़ाया जाएगा वो है, अब नेक्स्ट एक आपका जो इमेज है उसमें मैंने निरंजन जी कुछ भेजा है इमेज के अलावा, वो मैंने लिख के भेजा है आपको, थोड़ा सा बस वो दिखा दीजिए। जी, थोड़ा ऊपर आएंगे आप, वो थोड़ा सा, नहीं नहीं वो निकल चुका है। जी 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 जी, जी। आइए और नीचे आइए, बस थोड़ा सा आप जूम कर लीजिए क्योंकि ये मैंने टाइप करके व्हाट्सएप पे भेजा हुआ है तो वो आपको शायद दिखे ना। ठीक है सर, पढ़ा जा रहा है। पढ़ा जा रहा है, अब आप इसे नोट कर लीजिएगा। मैं आपको कुछ विशेषता बता रहा हूँ ईयर की। ईयर में क्या विशेषता है जो आपको एक एडवांटेज देती है अपनी प्रैक्टिस में कि आप बेहतर अपने जो प्रैक्टिस है उसमें आप कैसे बेहतरी ला सकते हो, कैसे आप उसमें एडवांटेज ले सकते हो। तो आपके ईयर में हार्मोन्स के पॉइंट्स पाए जाते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज एंडोक्राइनल ग्लैंड है, जितने भी आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं इन सब ग्लैंड्स से रिलेटेड पॉइंट पाए जाते हैं। इमोशंस, आप एंगर, हैप्पीनेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरह के आपको पॉइंट्स मिलेंगे जो आपके सीधे इमोशंस को ट्रीट करने में आपको हेल्प करेंगे। वाइटल ऑर्गन, आप सभी ऑर्गन को ट्रीट कर सकते हैं। विटामिन्स, आपको विटामिन्स के पॉइंट मिलेंगे, ओमेगा के पॉइंट मिलेंगे, और भी इसी प्रकार के आपको विटामिन्स के ऑप्शंस मिलेंगे। जब आप ईयर पे ट्रीटमेंट करेंगे आपको पर्टिकुलर डिजीज से रिलेटेड पॉइंट मिलेंगे, अस्थमा से रिलेटेड पॉइंट मिलेंगे, एलर्जी से रिलेटेड पॉइंट मिलेंगे, स्लीप से रिलेटेड, डिप्रेशन से रिलेटेड, टीबी से रिलेटेड। तो इस प्रकार डायबिटीज पॉइंट ही आपके बीमारी के नाम से होगा। तो आप सीधा किसी पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं ईयर पे यदि उस डिजीज से संबंधित पेशेंट आपके पास आता है। सभी अपना माइक ऑफ रखे प्लीज। जी, सेंस ऑर्गन्स, आपके जितने भी सेंस ऑर्गन्स है, मूल रूप से 5 जो सेंस ऑर्गन्स है आप उनको ट्रीट कर सकते हो ईयर पे। अंततः 8 एक्स्ट्रोऑर्डिनरी जो पॉइंट है वो आपको ईयर पे मिलते हैं। वैसे इसके अलावा भी जो एक्यूपंक्चर के पॉइंट्स हैं वो पाए जाते हैं ईयर पे, पर विशेष रूप से 8 एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल्स के पॉइंट है जिन्हें आप ईयर पे ट्रीट कर सकते हो। तो ये कुछ विशेषता है ईयर की। और
ये साधारण पॉइंट नहीं है। बहुत से पॉइंट आपको सुजोक में और अदर कोरस्पोंडेंस में भी ऑप्शनल तौर पर मिल जाते हैं, पर वो इतने प्रभावी नहीं होते। यहां पे जब आप किसी वाइटल ऑर्गन को ट्रीट करेंगे तो वो ऑर्गन एज कंपेयर टू अदर कोरस्पोंडेंस के बेहतर रिजल्ट देता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपकी अपनी प्रैक्टिस का एक छोटा सा उदाहरण आपको बताता हूँ। 2018 का एक पेशेंट था आईसीयू में, उनका पल्स रेट 35 से 40 के आसपास था। ऐसी कंडीशन में पेशेंट को डॉक्टर पेस मेकर चेंज करने के लिए सजेस्ट करते हैं। तो उनको सजेस्ट किया गया कि आप पेस मेकर चेंज करा लीजिए, यही एकमात्र ऑप्शन है। तो वो पेशेंट मेरे बहुत पुराने हैं, उन्होंने मुझसे सलाह की। मैंने कहा कि एक बार आप आ जाओ हॉस्पिटल से, ट्राई कर लेते हैं, उसके बाद आपके पास ऑप्शन है ही, इसके अलावा तो आपको कोई विकल्प दिख नहीं रहा। तो वो जब आते हैं तो उनको हार्ट, चेस्ट, इस तरह के पॉइंट ऐड किए जाते हैं। ईयर पे नेडल लगाया जाता है 40 मिनट के लिए, उसके बाद उस पर सीड लगा देते हैं। उसके बाद उनका जो पल्स रेट था वो लगभग 60-65 पे गया। आज लगभग इस बात को 7 साल हो गया है, 2018 की बात है ये। आज तक उनको ये पल्स रेट से रिलेटेड कोई भी इशू नहीं आया, आज तक नॉर्मल है। वो जो पेस मेकर चेंज करने वाली कहानी थी बिल्कुल खत्म हो गई, बिल्कुल नॉर्मल है। आज भी पेशेंट है, एकदम स्वस्थ है, उनको कोई भी समस्या नहीं है इससे रिलेटेड, या हार्ट से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इतना प्रभावी है। और ये सिंगल उदाहरण नहीं है, ऐसे बहुत सारे मेरे पास उदाहरण हैं जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखे हैं। जब आप ये प्रैक्टिस में अपने अनुभव करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितना रिजल्ट ओरिएंटेड है और कितना फास्ट रिजल्ट देता है। बशर्त हमें इसका जो मैकेनिज्म है वो समझ में आना चाहिए, इसके पॉइंट सिलेक्शन और इसका जो प्रोटोकॉल है वो तैयार करना आना चाहिए। तो ये बहुत प्रभावी सिस्टम है। अब इसके एक हिस्से को आज हम समझने की कोशिश करेंगे, जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलेटेड है और वहां से रिलीज होने वाले हार्मोन्स और इसका इफेक्ट आपकी बॉडी पे क्या पड़ता है और कैसे हम उसे ईयर पे ट्रीट करें। आज ये विषय रहेगा। तो अभी जो मैंने आपको चीजें बताई हैं इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। निरंजन जी एक इमेज लगा दीजिए, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड मैंने आपको भेजी हुई है। हाँ जी सर, मैं आपसे बात करना चाहता था। जी जलंधर से बोल रहा हूँ जी। जी मेरा अपना अनुभव ऑरिकुलर थेरेपी का थोड़ा सा है, आज से 25 साल पहले का। जी 2 केस आए थे। एक तो पोलियो का, एक लड़की थी तकरीबन 16-17 साल की, तो उसका बाजू रुका हुआ था बचपन से, बाई बर्थ ही था। तो ऑरिकुलर के जो पॉइंट हैं वो लगाने से हाथ में एकदम से जैसे ही पॉइंट लगाए तो 5-10 मिनट के अंदर अंदर ही हाथ में स्पंदन हुआ, उसका जी फिंगर्स में मूवमेंट आई। आज वो लड़की, मतलब आप अंदाजा लगाएं 20 साल हो गए, तब से वो वर्किंग कंडीशन में है, जॉब पे है, बैंक में जॉब करती है। उसको बाद पोलियो जैसे भूल गया, धीरे धीरे करके बाजू में डेवलपमेंट हो गई। एक तो ये, एक फेशियल पैल्सी का केस था सर।
सिद्धर जी, हम थोड़ा सा बीच में आपको रोकेंगे। जी आप फीडबैक अभी मत बताइए, कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो पूछिए, क्योंकि जी, बाकी हाँ जी, चीजें जो बताना पूछना चाहते हैं है। ना वो हाँ रह जी, जाएगी मैं इनकी। इसी के आधार पे सर पूछना है। जैसे अभी आपने अपना अनुभव बताया था कि हार्ट रेट उनका जो ब्रेडिकार्डिया में हार्ट रेट इम्प्रूव हुआ, उसमें आपको कितने आवर्स में चेंज मिला, ये क्यूरियोसिटी है। वो मैंने आपको बताया 40 मिनट बाद उनका जो पल्स रेट था वो 60-65 के आसपास आया। नेक्स्ट विजिट में वो 70-75, 80-90 तक रहने लगा। वो अब तक सामान्य है। जी, ये रिजल्ट बस यही आशा थी, क्योंकि मेरे वो को फेशियल पैल्सी में भी 8-10 दिन में रिजल्ट आ गया था उसका। हाँ, तो सिमिलर है सर, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल इतना ही टाइम लगता है। मेरे मेरे अभी तक जो मैंने बताया हो उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी सर हियरिंग लॉस में यदि कोई स्पेशल टाइप का हियरिंग लॉस हो जो एज रिलेटेड नहीं, तो उसमें ऑरिकुलर थेरेपी उसमें काम करेगी? बिल्कुल काम करेगी। उसके सिम्टम्स लेने पड़ेंगे, वो हम हाँ आगे जी, वो देखेंगे। 50 एक कान में 50 और एक कान में 48% हियरिंग लॉस है, और जो डॉक्टर्स ने बताया है उन्होंने कहा कि एज रिलेटेड नहीं है, ये स्पेशल टाइप का कुछ नर्व्स रिलेटेड है। बिल्कुल हम इस पे बात करेंगे, जी बिल्कुल बात करेंगे। इसमें मैं आपको सजेशन भी दूंगा। आप में से किसी का प्रश्न सिर्फ जो अभी तक मैंने ओरिकुलर मेडिसिन से रिलेटेड बताया उससे रिलेटेड हो तो पूछ सकते हैं। बाकी हम सब पूरी आगे की जो क्लासेस हैं उन पे डिटेल में चर्चा करेंगे। आपके पेशेंट हो या अभी तक किसी की कोई अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस रहा हो उसमें रिजल्ट देखने के लिए मिले हों, या फिर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ रही हो उसे हम ईयर से ट्रीट कर सकते हैं, या जो भी हमारे आने वाले विकल्प होंगे ट्रीटमेंट के उनमें ट्रीट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, उन सब पे विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरा अनुरोध है आपसे, बस आप जो टॉपिक है उस पर बने रहिए। अभी जो मैंने बताया उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, वरना हम आगे चलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड पे। सर ये बताएं कि अब जो ऑरिकुलर में मेरिडियंस नहीं है सर, सिर्फ ऑर्गन के पॉइंट्स ही हैं। मेरिडियन भी है, बिल्कुल है, मेरिडियन भी है, मेरिडियन के पॉइंट्स भी है, सब कुछ है, वो बहुत एडवांस लेवल है। ओके सर, थैंक यू। और कोई प्रश्न? निरंजन जी, मैंने सबसे पहला इमेज जो भेजा था ओरिकुलर के बाद वो वाला शेयर कीजिए, इसके बाद इसे देखते हैं, इससे पहले। हाँ जी, थैंक यू। चलिए आगे चलते हैं। मैंने जो ओरिकुलर में विशेषता बताई थी कि इसमें कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाए जाते हैं, तो उन पे थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स का आपको परिचय दे दूं। आपके शरीर में दो प्रकार के ऐसे सिस्टम हैं जो आपकी बॉडी को नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं, और पूरा नियंत्रण उनके अपने कंट्रोल में रहता है। एक नर्वस सिस्टम है, दूसरा एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। और इसमें जो काम करने का तरीका है वो थोड़ा अलग है। आपके नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स का एक जाल होता है, और न्यूरॉन्स रिसेप्टर्स एक से दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट होके आपकी बॉडी में मैसेज देने या लाने का काम करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड ऐसा नहीं करते। आपके न्यूरॉन्स का एक्शन बहुत फास्ट होता है और थोड़े ही टाइम में बहुत स्लो भी पड़ जाता है। ये इंस्टेंट रिएक्ट करता है और इंस्टेंट रिलैक्स भी हो जाता है। हार्मोन्स का असर इंस्टेंट के साथ साथ कई दिनों तक बना रह सकता है। आपके शरीर में कोई हार्मोन है, यदि उसकी अधिकता है या उसकी कमी है तो वो उस समय तो प्रभावित करेगा ही, उसका प्रभाव आपके शरीर पर कई दिनों तक बना रह सकता है। दूसरा,
इसके लिए कोई विशेष वेसल्स आपकी बॉडी में नहीं है। आपकी बॉडी में अलग अलग प्रकार के ग्लैंड्स हैं और ये कुछ केमिकल रिलीज करते हैं। रिलीज कहाँ करते हैं? आपकी ब्लड कैपिलरीज में, वेसल्स में। ये सभी हार्मोन्स जहां पे एक्ट करते हैं वहां पर इनके रिसेप्टर्स लगे होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे पिट्यूटरी ग्लैंड से मान लो दो हार्मोन निकलते हैं, LH और FSH। ये जाएंगे और मेल और फीमेल में, ओवरी में और टेस्टिकल में जाकर उसे स्टिमुलेट करेंगे। उसके एक आपके जो टेस्टिस हैं उसमें एक विशेष प्रकार का सेल होता है, उसमें LH रिसेप्टर्स लगे होते हैं। अब आपकी ग्लैंड से LH रिलीज हुआ तो वो आपके चेहरे की स्किन पे आके काम नहीं करेगा, रिएक्ट भी नहीं करेगा, पर वो ब्लड में है, वो ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है। वो अपने पर्टिकुलर पार्ट पर जाके ही रिएक्ट करेगा क्योंकि वहां पर उसके रिसेप्टर्स हैं। ऐसा ही ओवरी में होगा। तो आपका FSH आएगा, आके आपकी ओवरी को प्रभावित करेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? जी सर। जी सर। आपकी बॉडी में मूल रूप से ये सामने आपके जो स्क्रीन के दिख रहे हैं ये ग्लैंड्स हैं, उनके नाम है, उनके एनाटॉमिकल लोकेशन है आपकी बॉडी में। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एंडोक्राइन ग्लैंड की श्रेणी में आता है क्योंकि यह हार्मोन रिलीज करता है। पर यह बना न्यूरॉन्स का है, यह आपके नर्वस सिस्टम का पार्ट है, पर यह रिलीज करता है हार्मोन। और रिलीज जहां करता है वो पार्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो आपके ब्रेन में 3 प्रकार के ग्लैंड पाए जाते हैं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड। फिर आप थ्रोट पे आ जाइए, यहां पे थायराइड और पैराथायराइड 2 ग्लैंड पाए जाते हैं। ये आप लाइक तितली की शेप का ये ग्लैंड होता है और पीछे गर्दन वाले हिस्से से आप देखेंगे तो जैसे जो उसके पंखुड़ियां होती है ना और वो ऐसे मुड़ी हुई हो, इस प्रकार से आपको ग्लैंड दिखाई देगा। उसी में छोटे छोटे मटर के 4 दाने होते हैं, वो पैराथायरॉइड ग्लैंड से संबंधित होते हैं। आप नीचे आएंगे तो आपको थाइमस ग्लैंड दिखेगा। एब्डोमेन रीजन में आपको कुछ ग्लैंड मिलेंगे, पेनक्रियाज, एड्रिनल। किडनी भी कुछ हार्मोन रिलीज करती है, उसके बारे में हम देखेंगे। फिर आप नीचे आ जाइए, मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरीज। ये मुख्यतः एंडोक्राइन ग्लैंड है जो आपके शरीर को, आपकी बॉडी के इंटरनल फंक्शन को बहुत गहराई से प्रभावित करते हैं। इनका सामान्य ना रहना आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियों का कारण बनता है। आज के समय में इससे संबंधित बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने के लिए मिलेंगी। मेल में इनफर्टिलिटी, सीमन रिलेटेड डिसऑर्डर। आप फीमेल में जाइए, PCOD,
ओवरी और यूट्रस रिलेटेड डिसऑर्डर, डायबिटीज, डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम, किडनी रिलेटेड इश्यूज, कुछ आप देखेंगे आज के समय में हमारा जो रिएक्शन है वो स्लो हो चुका है। हमसे कोई प्रश्न करे या फिर अचानक से कुछ हमारे सामने घटित हो जाए तो हम उस प्रकार से रिएक्ट नहीं कर पाते। तो ये जो स्लो हो रहा है हमारा रिएक्ट करने का प्रोसेस, इसका बड़ा गहरा संबंध एड्रिनल ग्लैंड से है। थाइमस ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड आपके मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है और पिट्यूटरी लगभग इन सभी ग्लैंड्स का कंट्रोलर है। ये आज हम डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट इमेज लगाइए जी। देखिए आपको ये जो सेंटर में इमेज दिख रही है ये पिट्यूटरी ग्लैंड की है। इसके दो पार्ट हैं, इंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये दो प्रकार के पार्ट हैं। इसके जस्ट ऊपर थैलेमस ग्लैंड है। थोड़ा सा इसे इजी करते हैं। थैलेमस ग्लैंड, जैसा कि हमने समझा, ये नर्वस सिस्टम जिस सेल से बना है, न्यूरॉन्स से, वो भी न्यूरॉन्स से ही बना है। वो आपके एंडोक्राइन ग्लैंड की श्रेणी में इसलिए आता है क्योंकि वो हार्मोन रिलीज करता है और वहां से जो हार्मोन रिलीज होते हैं उनमें अधिकतर आपको क्या क्या नाम मिलेगा सुनने के लिए? रिलीजिंग। जैसे आप देखिए आपका जो पिट्यूटरी है, यहां से एक हार्मोन रिलीज हो रहा है GH। इसकी फुल फॉर्म है ग्रोथ हार्मोन। तो ये ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड को रिलीज करना है जब बॉडी को आवश्यकता होगी। पर ये पिट्यूटरी ग्लैंड को बताएगा कौन? तो ये बताने वाला है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड एक न्यायाधीश है जो सब कुछ देख रहा है, समझ रहा है और आवश्यकता पड़ने पर रिलीज करने के लिए वहां से हार्मोन सिक्रिएट करता है पिट्यूटरी को कि हार्मोन सिक्रिएट करो, और पिट्यूटरी उस हार्मोन को सिक्रिएट कर देती है। अब जब थैलेमस को लगता है कि उसकी आवश्यकता पूरी हो चुकी है, अब और आवश्यकता नहीं है, तो फिर हार्मोन रिलीज करेगा कि बस इससे अधिक आवश्यकता नहीं है। तो अब पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी? वो हार्मोन रिलीज करना बंद कर देगी। तो आपके जो थैलेमस ग्लैंड है उससे निकलने वाले जितने भी हार्मोन हैं उनमें आप ज्यादातर क्या देखोगे, क्या लिखा मिलेगा? रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है। अब आप जितने भी हार्मोन्स देख रहे हैं या जितने भी अपने सामने नाम देख रहे हैं, ये सभी आपके अलग अलग ग्लैंड्स को जाकर एक्टिवेट करते हैं। तो आप जितने भी पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन्स में कॉमन चीज देखेंगे तो वो है स्टिमुलेटिंग। जितने भी आपको हार्मोन्स मिलेंगे उनमें बहुत कॉमन, ज्यादातर में स्टिमुलेटिंग
लिखा हुआ मिलेगा। ये क्या काम करता है, जो भी आदेश मिला थैलेमस ग्लैंड से कि इस हार्मोन को रिलीज करो, वो हार्मोन रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से और किसी विशेष प्रकार के ग्लैंड को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। जैसे थायराइड के लिए थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है मसल्स के लिए, बोन के लिए, टेस्टिस ओवरीज के लिए एफएसएच एलएच हार्मोन रिलीज होता है। तो ये सभी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है उनके काम करने के लिए। एक एक करके इन पर बात करते हैं। ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन रेगुलेट करता है आपकी ग्रोथ को। ये बचपन में आपकी हाइट बढ़ना, आपके मसल्स डेवलपमेंट तक ही नहीं है। जब हम वृद्ध अवस्था में जा रहे होते हैं तो शरीर के अंदर जो टूट फूट होती है, जो हमारे बोन्स की, मसल्स की टूट फूट होती है, हमारे ऑर्गन में डैमेज होता है, उस डैमेज में जो हेल्प करता है वो आपका ग्रोथ हार्मोन करता है। उसकी रिकवरी में आपका ग्रोथ हार्मोन हेल्प करता है। ठीक है, आप बोर तो नहीं हो रहे? हार्ड तो नहीं लग रहा आपको? नो सर। मैं सिर्फ सर एक एक बहुत शानदार बता रहे हो सर, धन्यवाद आपका। बहुत कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। मैं सिर्फ बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपको बहुत ज्यादा बोर नहीं करूंगा, बस बहुत छोटा छोटा आपको बताता हूँ एक एक हार्मोन के बारे में, ताकि आप पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में थोड़ी सी जानकारी रखें। उसके बाद इसका एक्चुअल में आपका पॉइंट कहाँ पे आता है ईयर में, इस पे बात करेंगे। ठीक है, और कहाँ कहाँ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये जानने के लिए थोड़ा सा इसकी डिटेल जाननी बहुत जरूरी है। ठीक है, बाकी आपको कहीं कुछ भी दिक्कत आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ग्रोथ हार्मोन कहाँ पे काम करता है? मसल्स पे काम करता है, बोन पे काम करता है, ठीक है, और आपके फैट पे काम करता है। रेगुलेट ग्रोथ मसल्स फंक्शन, ठीक है, इनके फॉर्मेशन में हेल्प करता है, फैट टिश्यूज को कंट्रोल करता है। प्रोलैक्शन, ये आपके ब्रेस्ट पे वर्क करता है, स्टिमुलेट करता है, मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ब्रेस्ट को एक्टिवेट करता है, उसके जो ग्लैंड हैं उनमें मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए, उसको स्टिमुलेट करने के लिए यहां से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, जो आपके ब्रेस्ट को एक्टिवेट करता है प्रोलैक्शन हार्मोन को काम करने के लिए। देखिए ACTH, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है। एड्रिनल जो ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड के जो आपका किडनी है ना, किडनी के ऊपर आप देखेंगे तो एक एड है, किडनी के ऊपर जो एड है उसी को एड्रिनल बोलते हैं। तो एड्रिनल कोर्टिको जो हार्मोन है वो आपकी एड्रिनल ग्लैंड को एक्टिवेट करता है और वो आपके बहुत सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है, जिसमें किडनी है, आपके बॉडी में
बहुत सारी इमरजेंसी सिचुएशंस हैं जिसको वो बाकी लोग कीजिए। कंट्रोल करता है। एक थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है, ये थायराइड को एक्टिवेट करता है। टीएसएच रेगुलेट्स आपकी मेटाबॉलिज्म, आपके जो भी आपका लीवर फंक्शन है, आपका जो डाइजेशन फंक्शन है, इसको कंट्रोल करता है। एफएसएच फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपकी ओवरी को एक्टिवेट करता है, आपके टेस्टिस पे वर्क करता है। एलएच विशेषकर आपके टेस्टिस पे काम करता है और आपके स्पर्म और आपके जो आपका टेस्टिस है वहां से जो हार्मोन रिलीज होते हैं, उन हार्मोन को रिलीज करवाने में हेल्प करता है। ऑक्सीटोसिन आपके स्टिमुलेट करता है यूटेरियन एक्टिविटी को, आपके ब्रेस्ट को एक्टिवेट करता है, आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है, आपकी ग्रोथ को एक्टिवेट करता है। तो ये कुछ उसकी विशेषता है। बाकी मैंने इससे रिलेटेड इमेजेस शेयर की हैं, इसे बहुत डिटेल में हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। मैंने निरंजन जी इसके बाद इमेज भेजी है आपको। देखिए मोटी मोटी लोकेशन है, एकदम एग्जैक्ट तो नहीं है। आपके ईयर पे एक पार्ट पाया जाता है लोब के ऊपर, वहां पे रेड पॉइंट से ये मार्क किया हुआ एक बिंदु है, यहाँ पे आपका पिट्यूटरी ग्लैंड ईयर पर पाया जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड जितने भी हार्मोन हैं जो अलग अलग ग्लैंड्स को एक्टिवेट करते हैं, उनको स्टिमुलेट करते हैं, उससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम पाई जाती है। आप सबके पास थायराइड पेशेंट तो आया होगा? जी सर। आप में से हो सकता है जो फीमेल है उनमें से कुछ को थायराइड हो भी। आपकी थायराइड की जो रिपोर्ट होती है, आपने देखा उस पे क्या वर्ड लिखा होता है? मुझे भी है सर। इससे रिलेटेड आपको बताएंगे पॉइंट कमाल का। उसमें क्या लिखा होता है रिपोर्ट में, आप बताएंगे मुझे? T3, T4, TSH तीनों का अलग अलग आता है। हाँ ठीक है, वेरी गुड। देखिए TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड है। ये थायराइड लोकल ग्लैंड से इसका कोई संबंध नहीं है। ये थायराइड को सिर्फ एक्टिवेट करता है। किस लिए करता है? T3 T4 रिलीज करने के लिए। ये रिएक्ट करते हैं आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म में। इनका फिर काम है, वो हम जब थायराइड के बारे में पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। TSH का पॉइंट भी पाया जाता है आपके ईयर पे। मैंने जैसा आपको बताया था, ग्लैंड के भी पॉइंट पाया जाता है, हार्मोन के भी पाए जाते हैं। और आप विश्वास कीजिए, सिर्फ TSH पे सिंगल निडल या सीड लगाई जाए तो TSH अनियंत्रित होने लगता है। आपकी रिपोर्ट में अच्छे खासे चेंजेस आपको देखने के लिए मिलते हैं। अगर उसे रेगुलर ट्रीट किया जाए तो ये क्योर भी होता है। तो जैसे आप समझ पाए TSH, ऐसे ही बहुत सारे हार्मोनल टेस्ट होते हैं। जब कोई फीमेल कंसीव ना कर पा रही हो तो उसमें FSH, LH से रिलेटेड हार्मोन की प्रॉब्लम होती है, तब आप पिट्यूटरी ग्लैंड को ट्रीट कर सकते हैं। प्लस साथ में ओवरी और यूट्रस के पॉइंट हैं आपके ईयर पे, आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट, आपका डायबिटीज। बहुत सारे लोगों को मानसिक स्तर पे थायराइड होता है, डायबिटीज होता है। तो उनका जो डायबिटीज है वो बढ़ता है जब भी स्ट्रेस होता है या मानसिक तनाव होता है, तो उनका शुगर लेवल बढ़ जाता है।
तो ऐसी कंडीशन में आपको पिट्यूटरी ग्लैंड को ट्रीट करना चाहिए पेनक्रियाज और डायबिटीज पॉइंट के साथ। इसी प्रकार आपके थैलेमस और पैराथायरॉयड और एड्रिनल से रिलेटेड जितने भी फंक्शन है, अब ये इम्पॉसिबल है बहुत डिटेल में मैं इसमें जाऊं, और जो सिम्टम्स हैं आप जाइए गूगल पे सर्च करते जाइए कि जितने भी इनसे रिलेटेड फंक्शनल डिसऑर्डर हैं उसके सिम्टम्स क्या हैं। उन सभी सिम्टम्स में आप इस पार्ट को ट्रीट कर सकते हैं। इस पार्ट पे आप निडल एंटर कर सकते हैं, सीड लगा सकते हैं। लगाने पे आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। निरंजन जी आप मार्क कर सकते हैं पॉइंट को। आप इसमें व्हाट्सएप खोल सकते हो अपने लैपटॉप में। आप इस इमेज को शेयर कीजिए। शेयर नहीं करना आपको, शेयर के टाइम पे एक आपको ऑप्शन मिलता है रुकने का, उसमें फिर आपको देखेंगे तो आप व्हाट्सएप में कलर का ऑप्शन होता है जिसमें आप कुछ इमेज ऐड कर सकते हो, पॉइंट मार्क कर सकते हो, तो आप उस पे आइए। चलिए मैं एक काम करता हूँ, दागी ना हो और एक मेरी स्क्रीन शेयर हुई अभी। नहीं देनी सी ना। आज हर बल्ले मन के खेड़ जाए बस इतना नहीं हुए जा। इतने कोई तकलीफ उठी वाला देखिए एग्जैक्ट सेंटर में आपका पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं आता, आपका जो ईयर है इसमें आपका एक पॉइंट ओवरी पाया जाता है, और जो आपका ब्रेन स्टेम पॉइंट देखते हैं इसके 1/3 पे ये आपको पॉइंट मिलता है, और आप इसे यहाँ पे ट्रीट कर सकते हैं हार्मोन रिलेटेड डिसऑर्डर में। जब आप पिट्यूटरी को ट्रीट कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है उससे रिलेटेड जो ग्लैंड होंगे, जैसे मान लीजिए कोई फीमेल है जिसको पीसीओडी है या इनफर्टिलिटी है, तो उसमें आपको ओवरी को ट्रीट करना है। इसके साथ मान लो आफ्टर डिलीवरी बहुत सारे आपको पेशेंट ऐसे मिलेंगे जिनमें जो ऑक्सीटोसिन है वो प्रॉपरली रिलीज नहीं होता, तो उससे रिलेटेड एक सिम्टम्स मिलता है कि फीमेल में मिल्क
प्रोड्यूस करने की जो ब्रेस्ट में क्षमता होती है वो बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है, वो हो नहीं पाती। तो उस कंडीशन में आप ब्रेस्ट को ट्रीट करेंगे, ओवरी को ट्रीट करेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड को ट्रीट करेंगे। इस प्रकार आपका एक क्या होगा, प्रोटोकॉल क्रिएट होगा। साथ ही साथ आप यूट्रस को ट्रीट करेंगे। वो पॉइंट हम देखेंगे बहुत डिटेल में जब आगे की क्लासेस हम करेंगे, वो कहाँ पे है और कैसे हम उन सभी पॉइंट्स का एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं। इसमें एक फीमेल ट्रायंगुलर भी मैं आपको बताऊंगा, कैसे एक ट्रायंगुलर आप ईयर में बना सकते हैं फीमेल रिलेटेड किसी भी डिसऑर्डर के लिए, जिसमें हम यूट्रस, ओवरी और ब्रेस्ट का एक ट्रायंगुलर बनाते हैं। इस प्रकार अलग अलग प्रकार के ट्रायंगुलर बनते हैं, उनको आप इसमें ट्रीट कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? सर मैं नोट नहीं कर पाया, क्या आपने अभी जो बात कर रहे थे कि हार्मोन का भी पॉइंट है, जी, पिट्यूटरी का तो है, हार्मोन का भी है, वो अभी मैप में नजर नहीं आया कहीं। मैं उसके आपको शेयर करूंगा। मैं अभी आपको पीनियल ग्लैंड से रिलेटेड एक पॉइंट है, वो मैंने आपको शेयर किया है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है ये सर सॉफ्टवेयर है ऑरिकुलर का? ये एक पीडीएफ है जो मैं आपको बाद में शेयर करूंगा, जब हम क्लास लेंगे तो इसकी डिटेल देखेंगे। चलिए आ जाते हैं उन सभी पॉइंट्स पे जो मैं आपको बताना चाह रहा था। गोनाडोट्रोपिन मतलब आप समझते हैं, ये गोनाडोट्रोपिन जो भी हमने एलएच और एफएसएच की बात की, उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप गोनाडोट्रोपिन को ट्रीट कर सकते हैं। ACTH ये एंडोक्राइन आपके जो ग्लैंड है जो किडनी के ऊपर है, एड्रिनल ग्लैंड, उसको आप ट्रीट कर सकते हो। उससे रिलेटेड जब भी सिम्टम आए तो आप ये ले सकते हो। इन दोनों के बीच में आप एक पॉइंट देख रहे होंगे जो कुछ स्टार और सिर्फ व्हाइट कलर से मार्क है, TSH दिख रहा है आपको? जी। TSH की फुल फॉर्म है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। स्टिमुलेट किसको करता है? थायराइड ग्लैंड को। 80% जो थायराइड के पेशेंट होते हैं वो आपके इस हार्मोन से प्रभावित पाए जाते हैं। इसका जो मूल कारण है वो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, और आप उस ग्लैंड को ट्रीट करने के साथ साथ आप ईयर पे इस पॉइंट को लेने से, मेरे एक्सपीरियंस में मैंने 26 के आसपास TSH था जो नॉर्मल होकर 6 पे आ गया था, लगभग 1 महीने के आसपास उन्होंने रिपोर्ट कराई थी। तो ये चेंजेस आपको देखने के लिए मिलते हैं। वंडरफुल सर। इसके अलावा जितने भी हार्मोन्स हैं वो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब इतना टाइम नहीं है कि मैं बहुत डिटेल में उन सभी हार्मोन्स के बारे में आपसे बात करूं, तो आपको कुछ होमवर्क दे देता हूं। आप खुद से अपने
मेहनत से जितने भी पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाले हार्मोन हैं उसमें आपको इमेज शेयर कर देंगे। और देखिए 1 घंटे की क्लास में ओरली मेरे बताने से आपको वो चीजें पहली बार में तो याद होने से रही, किसी को भी नहीं हो सकती। आपको इमेज शेयर कर देंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाले हार्मोन्स की पूरी लिस्ट है, ठीक है। वो किस ग्लैंड को एक्टिवेट करते हैं वो भी है, वो हार्मोन क्या काम करता है उसकी भी डिटेल निरंजन जी आपको शेयर कर देंगे, उसकी इमेज भी है। और वो आपके ईयर पे कहाँ पाया जाता है उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वो आप यहाँ पे ट्रीट भी कर सकते हैं। कमाल की बात ये है कि ये सब पॉइंट्स हम जो थ्योरेटिकल पढ़ते हैं ये हमें प्रैक्टिकली ईयर पे मिलते भी हैं और हमें ट्रीट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड सिम्टम्स हम थ्योरेटिकल ही पढ़ेंगे। क्या समस्याएं आती हैं जब भी हमें इन सभी हार्मोन से संबंधित या इनके गड़बड़ी होने पे पेशेंट मिलता है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं उनको हम डिटेल में आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। ये सभी वो पॉइंट्स हैं जिनको हम ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये कान पे दबाना पड़ेगा, कान पे दबाने हैं इनको। ये सभी कान पे ही है, जो भी हम पढ़ रहे हैं अभी तक, जो भी हमने चर्चा की सब कान की है। तो कान पर दबाना है, पैंटों को कान पर दबाना है। हाँ, दबाना नहीं है, दबाने से बात बनेगी नहीं। अच्छा। इसमें हम इनको कैसे, हम इसको एग्जैक्ट लोकेशन को ढूंढे। और एक एक खास बात मैं आपको बता रहा हूँ, एक्यूपंक्चर कोई पॉइंट नहीं होता, बॉडी में भी नहीं होता। एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए थे जर्मनी में, डॉक्टर पॉल, ओरिकुलर के जनक भी उनको ही कहा जाता है। वो जब पॉइंट की परिभाषा करते हैं तो वो कहते हैं कि पॉइंट जैसी कोई चीज नहीं होती, जोन होता है। जोन मतलब एक एरिया, उस एरिया में हो सकता है कहीं भी एनर्जी गड़बड़ हो सकती है या कहीं भी आपको पेन मिल सकता है, आपकी भाषा में समझे तो कोई भी पेनफुल पार्ट हो सकता है। वो आपके उस हार्मोन ग्लैंड या फिर आपके जितने भी विटामिन हैं उससे संबंधित हो सकता है, आपकी उस बीमारी से संबंधित हो सकता है। पर्टिकुलर आपको ईयर में कोई, मैं आपको भविष्य में निशान लगा के बताऊं कि ये फला पॉइंट है, तो वो फला पॉइंट के आसपास का एरिया फला पॉइंट है, एग्जैक्ट कुछ नहीं होता। बॉडी में भी जो एक्यूपंक्चर पॉइंट है वो एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट है तो आप जीवन में एग्जैक्ट ट्रीट कर ही नहीं सकते। आप एक निडिल लगा के देखिए और आप भविष्य में दोबारा पता नहीं कितनी बार निडिल लगाएंगे तब शायद आप उस जगह पे दोबारा निडिल लगा दें। आप एक एरिया पे लगाते हैं, वो पूरा एरिया उस एरिया को प्रभावित करता है। ये कुछ ऐसे है जैसे एक तालाब है, तालाब में आप कंकड़ बिल्कुल सेंटर में फेंक दें या साइड में फेंक दें, वाइब्रेशन हो जाएगी ना पूरे तालाब में। यही आपको एक्यूपंक्चर में करना होता है। आपका एक पूरा एरिया है, उसमें निडल साइड में लगे या बीच में लगे, लगना उसी एरिया में चाहिए, उस जोन में लगना चाहिए, बस वो वाइब्रेशन हो जाएगी, आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। एकदम सेंटर में ही लगे ऐसा जरूरी नहीं है, बस उस जोन में लगना जरूरी है। जोन अर्थात वो पूरा एक एरिया है जो उस पूरे हार्मोन ग्लैंड ऑर्गन विटामिन जो भी हम सब बात कर रहे हैं उस पर्टिकुलर सिम्टम्स से रिलेटेड होता है, जिसे हम पॉइंट्स कहते हैं या फिर उसे हम जोन कहें तो ये एक बेहतर शब्द होगा। पॉइंट एक एग्जैक्ट चीज को बोलते हैं तो वो पॉइंट कहना ठीक नहीं होगा। तो ये लगभग वो जोन है जिसमें हम हार्मोन्स को ट्रीट कर सकते हैं। बहुत छोटा एरिया है, बहुत मुश्किल भी नहीं है, ढूंढना बहुत इजी है अगर आप इसे एक बार समझ जाओ तो ये सभी पॉइंट्स आप ट्रीट कर सकते हैं।
हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम में अभी कोई जुड़ रहा है तो वो मैं जोड़ नहीं सकता निरंजन जी, अब तो वैसे भी क्लास एंड होने वाली है जी। जी जी बिल्कुल। ये देखिए कुछ मैंने आपको एक और आप इमेज ले सकते हैं, इससे आप देखिए इसमें कुछ ग्लैंड के पॉइंट मिल जाएंगे आपको, ओवरी, प्रोस्टेट, ठीक है, और कुछ ओमेगा पॉइंट 1 मिलेगा आपको। हाँ जी संजय सिन्हा जी का प्रश्न को क्या? संजय सिन्हा जी जी प्रश्न ले लेते हैं। हैंड रेज है, नहीं होगा उसका। किसी का कोई प्रश्न हो तो वो ले सकते हैं हम अभी। जो लास्ट स्क्रीन दिखा है प्लीज अगेन आप उसको डिस्प्ले कर दें। आप शायद स्क्रीनशॉट लिया होगा तो आपका जो ग्रुप बना हुआ होगा उसमें आपको शेयर कर देंगे। डॉक्टर साहब जी आपने जो एक बात कही थी एड्रिनल ग्लैंड को लेके जो रिएक्शन टाइम की बात, रिएक्ट करने के बाद जो हमने की रिएक्ट थी, करने की बात, या कोई क्वेश्चन किया गया तो उस क्वेश्चन को सुनने के बाद अगर वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन किया गया जैसी चीजें थोड़ा सा मैं इसे और इजी कर देता हूँ। जी आप अभी ऐसा देखते होंगे कि कोई एक पेशेंट है जिसका जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम इतना स्लो हो चुका है कि वो जी। किसी आग के पास, अभी सर्दी है, आग के पास बैठ के तप रहा है जी ताकि बॉडी हीट रहे, गर्म रहे, उसे पता नहीं चला, जी उसे कहता है मैं जल गया। जी जलने के बाद उसे पता चला है कि उसको अभी ये जो हीट है वो फील हो रही है, अभी भी पता चला तो वो जल गया, उसे पता ही नहीं चला। नहीं सर, ऐसे मेरे पास एक केस है, वो क्या कर रहा है, वो उसको जब नॉर्मली ही नोज द थिंग्स, और जब उसको ऐसा लगता है कि सामने से कोई क्वेश्चन कर रहा है जिसमें वो उसकी या तो एक्सपर्टी, मतलब जैसे एक एग्जामिनर परीक्षा लेना चाहता है उसकी, दैट टाइम ही गेट्स पैनिक। A question is asked, when he feels he is being examined, he gets panic. Although he knows the answer, but he gets panic. Sometimes even he gets the sweating, or he starts crying. आंसू आने लगते हैं उसको। ये भी क्या एड्रेनल से जुड़ा हुआ है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड से जुड़ा हुआ है। तो एड्रेनल और पिट्यूटरी दोनों से मिला, वो तो ये बताई थी आपने, उसी से जुड़ा हो। तो एड्रेनल क्या केवल पिट्यूटरी को जो ट्रीट करना होगा? देखिए ये नो डाउट आपके एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलेटेड हो सकता है, जब हम चीजें पढ़ते हैं तो उससे कनेक्ट करते हैं, पर जो आपके इमोशनली जो उनमें बहुत सारे जो चेंजेस हम आप बता रहे हैं तो वो भी हम देखेंगे, उनके अदर सिम्टम्स भी लेंगे, उनका पेट कैसा है, उनका इमोशंस कैसे हैं। फ्रॉम द थायराइड आल्सो, टीएसएच। हाँ वो अब आप ये बोल रहे हैं तो वो फिर वो कॉमन सी बात है, वो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से जुड़ रहा है, तो वो सारी चीजें हम कनेक्ट करेंगे, तब जाके एक निर्णय पे पहुंचेंगे कि हम किस ग्लैंड को लें, या फिर इसके अलावा और अदर जो सिम्टम्स हैं उसमें क्या प्रोटोकॉल बन सकता है ईयर पे, वो उसके बाद हम देखेंगे। सिर्फ एक इमोशंस या फिर एक बेस पर हम ये डिसाइड नहीं कर सकते इसमें हम किस ग्लैंड को ट्रीट करें। मैं जस्ट फीड करना चाह रहा था कि इस तरह की भी प्रॉब्लम्स हैं, आंसर विल बी इन ड्यू टाइम। जी ओके, सो नाइस ऑफ यू, थैंक्स। सर एक क्वेश्चन है मेरा। जी सर जितने भी हमारे इमोशंस होते हैं वो क्या हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड होते हैं? अगर आप टीसीएम के दृष्टि से बात करें तो ऐसा नहीं है जी। इमोशंस हमारे हार्ट से रिलेटेड होते हैं, हमारे माइंड से रिलेटेड होते हैं। माइंड हाउस है, माइंड का जो हाउस है वो आपका हार्ट है, तो डायरेक्टली तो टीसीएम में इसका जो रिलेशन है वो हार्ट से है। अच्छा, अब आप ये समझिए कि जो अदर ऑर्गन्स हैं उनका भी एक इमोशनल कैरेक्टर होता है। आपके गोल ब्लैडर का, लीवर का एक इमोशनल कैरेक्टर है,
एंग्री होना, गुस्सा आना, जी, राइट। चिड़चिड़ापन होना, ये सब लीवर से रिलेटेड है। किसी को फैटी लीवर होने लगे, बहुत शांत स्वभाव का विनम्र व्यक्ति, पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति भी बहुत एग्रेसिव हो जाता है। विशेषकर खाने के समय पे गुस्सा करने वाला, लीवर अटैक इन स्प्लिन का पेशेंट मिलेगा आपको। बहुत डरने वाला, छोटी छोटी चीजों पे उसके अंदर डर की भावना हो, मृत्यु की, परिवार के लिए, बीमारियों के लिए, हर चीज में उसके डर हो, तो वो किडनी से संबंधित होता है। पर देखिए आपके जो ये सभी ऑर्गन है, ये इमोशंस को फील नहीं कर पाते। इमोशंस को फील सिर्फ माइंड कर पाता है, और वो आपके कहाँ होता है, हार्ट में होता है। तो जी, इसलिए सभी इमोशंस का सीधा प्रभाव हार्ट पे पड़ता है। डर का भी पड़ता है, गुस्से का भी पड़ता है, आपके जितने भी पॉजिटिव इमोशंस हैं उनका भी पड़ता है, नेगेटिव का भी पड़ता है, क्योंकि उसके पास माइंड है जो उसे फील कर पाता है इमोशंस को। जी, दूसरे ऑर्गन के पास माइंड ना होने की वजह से वो इमोशंस आता है, पर डायरेक्ट उस पर उसका इफेक्ट नहीं पड़ता, वो हार्ट के थ्रू उस पे पड़ता है। तो डायरेक्ट बात की जाए तो वो हार्ट से रिलेटेड है, बाकी उसके हार्मोन से भी रिलेटेड होता है। हाँ जी, ब्रेन और हार्ट दोनों को ही इसमें ऐड करेंगे। हाँ, ब्रेन मतलब ब्रेन के कुछ पार्ट हैं जो इससे संबंधित होते हैं, बाकी अकॉर्डिंग टू टीसीएम या अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद भी हार्ट से जी। रिलेटेड होता है। अच्छा सर, इसी में एक दूसरा क्वेश्चन और है कि यदि बाकी हम आपके ये सभी इमोशंस के पर्टिकुलर पॉइंट ईयर पे पढ़ने वाले हैं। जी हम्म। सर, यदि कंसंट्रेशन और मेमोरी पावर वो हमारा किस ग्लैंड से रिलेटेड है? जो जैसे पीनियल, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी, इनमें से किसी से? देखिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड आप क्वेश्चन कर रहे हो। कोई भी ग्लैंड का फंक्शनल गड़बड़ होने पे इमोशनल सिम्टम्स आएंगे। जी, जैसे आपके ओवरी और आपके यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम होने पे आपके उस ऑर्गन से रिलेटेड सिम्टम्स आएंगे। आपके एड्रिनल, आपके जो पेनक्रियाज है उसके गड़बड़ होने पे डाइजेशन से रिलेटेड सिम्टम्स आएंगे, तो इमोशनल गड़बड़ होगा। थायराइड हो जाए तो उसमें इमोशनल गड़बड़ी होगी। पैरा आपके पिट्यूटरी थैलेमस काम ना करें तो उसमें इमोशनल। सब ऐसा कौन सा ग्लैंड है जिसमें कुछ फंक्शनल प्रॉब्लम हो और इमोशनल सिम्टम्स ना आए? सभी में इमोशनल सिम्टम्स आते हैं। जी, बस हमें समझना होता है कि वो जो इमोशन है वो किस से संबंधित है, जी, उसे जी, हम उसे कनेक्ट करके ट्रीट करते हैं। इमोशंस के बेस पर आप डिसाइड नहीं कर सकते हम किस ग्लैंड को ट्रीट करें। इमोशंस ही आपके उस बीमारी का और आपके पर्टिकुलर ग्लैंड का, हार्मोन्स का, आपके उस ऑर्गन की गड़बड़ी का एक पार्ट है। इंडिविजुअल इमोशंस की प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। जी, हाँ, इमोशंस किसी भी प्रॉब्लम है, आप बुखार हो जाए आपको चिड़चिड़ापन आ जाता है, जी, इसमें लंग्स पे अटैक हुआ ना, पर जी, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आ जाता है। तो ये आया है किस वजह से? आपके लंग्स पे जो बाहर की ठंडी हवा या गर्म हवा का प्रभाव पड़ा, उससे इमोशनल गड़बड़ी हो गई। ट्रीट किसको करेंगे? लंग्स को करेंगे। यही गड़बड़ी आपके फैटी लीवर में भी हो सकती है, ये गड़बड़ी आपको बीपी हाई होने पे भी हो सकती है। आपके जी, पेट में एनर्जी कम हो, लीवर में ज्यादा हो, भूख लगने के बाद एकदम रिएक्ट करना, मुझे ये नहीं खाना, मुझे यही खाना है। तो ये सब जो इमोशनल सिम्टम्स है, ये आपको सभी प्रॉब्लम में मिलेंगे। आपको इमोशंस को रिलेट करना होता है, इंडिविजुअल इमोशंस से आप डायग्नोसिस नहीं बनाएंगे। जी। नेक्स्ट कोई प्रश्न सर, है? इसी में मैंने एक क्वेश्चन और पूछा था, कंसंट्रेशन और मेमोरी पावर। वो देखिए, आप जितना स्टेबल होंगे ना उतना आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा। ये है, देखिए आप अभी आपको ये अपनी जो मेमोरी है और अपना जो ब्रेन है उसको उस लेवल पे आपको स्टेबल करना पड़ता है, इतना शांत करना पड़ता है, तो आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है। जी, हाँ, इसमें आप हेल्प ले सकते हो हर्ब की और ट्रीटमेंट की, ये आपकी मदद करेगा। जी, हाँ, पर इसे करने से मात्र और आपकी लाइफ स्टाइल में चेंज ना करने से ये चेंज आएगा नहीं होगा ऐसा। ये फोन चलाने से, बहुत मूवी देखने से, रील चलाने से कंसंट्रेशन गड़बड़ होता है। आप 30 सेकंड में अपने इमोशंस को बहुत गड़बड़ करते हो।
मान लीजिए आपने 1 घंटा कोई यूट्यूब पे स्क्रॉल कर 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 वीडियो देखा, 30 सेकंड कभी आपने एग्रेशन देखा, उसके बाद आप कोई इमोशनल वीडियो देख रहे हैं, फिर पॉलिटिकल देख रहे हैं, मतलब जी इतना चेंजेस आ रहा है आपके माइंड में कि आपका माइंड स्टेबल रह ही नहीं सकता। अब आप ऐसा हो गया कि 1 घंटे आपको फोन से दूर रहना पड़ जाए तो आप सोचोगे क्या करूंगा मैं। जी आप जैसे तैसे फोन छूने लगेंगे, फोन को छेड़ने लगेंगे, बंद करेंगे, चालू करेंगे, कहीं फोन मिला लेंगे, कुछ ना कुछ आप रह ही नहीं सकते क्योंकि आपने अनस्टेबल किया है अपनी एक्टिविटी से उसे। सर, तो माइंड आपको को स्टेबल स्टेबल करने के लिए मेडिटेशन हेल्पफुल रहता है। वो तो हो गई ना, आपको उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। जी तो जी जैसे फोन गड़बड़ कर रहा है, मेडिटेशन हेल्प करेगा माइंड को शांत करने में। जी तो आपको ऐसी चीजें ही करनी है। बाकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है उसके लिए आप ट्रीटमेंट ले सकते हो, हर्ब का इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी एक्टिविटी में तो आपको चेंज किस करना पर पड़ेगा। सर आपने क्या वर्ड यूज किया है? हर्ब हम ये आगे पढ़ेंगे। चाइनीज जो मेडिसिन है जी उसमें अच्छा कहते हैं अच्छा, आप, ठीक। हाँ, जो आप टीसीएम हर्ब का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जी जी जी, थैंक यू वेरी मच सर। नमस्कार। तो डॉक्टर नितिन चौहान का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो हम लोग को सीखने को मिली वो ये कि जो ऑरिकुलर का सिस्टम बता, अभी केवल एक ही सिस्टम की बात की उन्होंने ऑरिकुलर थेरेपी में, वो एंडोक्राइन सिस्टम था। लेकिन एक साथ जो बात उन्होंने ये कह दिया कि कोई भी ट्रीटमेंट जो है पॉइंट पर आधारित न होकर जोन पर आधारित है, यानी हमारे ट्रीटमेंट को है जोनल होना चाहिए, और उस जोन पर जो भी ग्लैंड आ रहे हो, चाहे वो पिट्यूटरी आ रहे हो, चाहे ओवरी वाले आ रहे हो, चाहे एंडोक्राइन सिस्टम में कोई भी, हाइपोथैलेमस से लेकर के पिट्यूटरी और जितने भी है, थायराइड, पैराथायराइड, सब उनका क्या रोल है उस सबका अलग जानना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, जोनल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अभी हम लोगों ने तो केवल देखा है एक ही पॉइंट, लेकिन अभी हो सकता है कि ऑर्गन के अलग से पॉइंट कहीं डिक्लेयर्ड है उसमें, उनको हमको देखना पड़ेगा और हम इस पूरे को सामूहिक रूप में ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। हम लोग ये क्लासेस आगे कंटिन्यू करते चलेंगे। जो ये धन्यवाद इस रूप में भी कि हमको कम से कम ये मालूम हुआ कि देखिए शेप साइज जो हमको बताते हैं वही हम लोग जान पाते हैं। और अभी हम लोगों ने पढ़ा भी होगा, लेकिन शायद इस रूप में हम लोग नहीं देखे होंगे कि वर्चुअली कान भी हमारे उसमें एम्ब्रॉय का वो पार्ट है। हम लोगों ने केवल पढ़ा था, भी स्पाइन को ही पढ़ा था कि स्पाइन में हमारा जो है शुरुआत में स्पाइन वही एम्ब्रॉय के रूप में होता है। लेकिन अब देखिए डॉक्टर नितिन चौहान ने बताया तो हमारा ध्यान उस पर गया कि हम लोग जो है उसको समझ रहे हैं कि हाँ ये। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नितिन को। हम लोग कोशिश करेंगे कि हम ये सत्र जो है और आगे इसी तरह चलाएं, और जो हमारे प्रश्नों के उत्तर हैं वो टीसीएम में, देखिए टीसीएम के ये सब एक्सटेंशन है, वो टीसीएम भी वही है, शरीर की संरचना के आधार पर पॉइंट्स बता रही है, पॉइंट्स का जोन बता दिया है। तो उन सब पे कैसे ट्रीटमेंट करना है, वो एक्यूपंक्चर हो सकता है, एक्यूप्रेशर हो सकता है, सीट थेरेपी हो सकती है, मैग्नेट हो सकती है। लेकिन हम अगर विधाओं को जानते हैं तो हमको, और विधाओं को जानते हैं तो वो स्वागत योग्य है, उनके आधार पर हम अपने ट्रीटमेंट को और बेटर बना सकते हैं। धन्यवाद सर। एक जानकारी देना चाहूंगा, हमारा जो AHL चार्ट है, जो AHL चार्ट पैकेज हमारा जो है, उसमें अरिकुलम का भी एक लाइन लगा हुआ है। अगर हम उसको, मैंने अभी उनसे बात करते हुए मैंने खोल के देखा, मैंने एक पॉइंट लगाने की कोशिश किया, उसने कान का डिजाइन बनाया और कान में कहाँ लगना है वो उसने हमको बना के दिखाया। तो यदि हम AHL चार्ट से भी उसको ढूंढे, लेकिन हमें समझना पड़ेगा ये है कैसे, कैसे करना है। ये तो बहुत वैसी विधा दिखाई दी कि इसके लिए बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन चाहिए और याद करना होगा। लेकिन AHL में वो एरिकुलम का नाम लिखा हुआ है, जैसे
आज लिखा, और जो चीजें होती हैं वाई नाम लिखा है, चाइनीज लिखा है, वैसे एक लाइन ये भी है उसमें। बस इतना ही बताना था सर। ठीक है, धन्यवाद सभी लोगों को। बड़े ध्यानपूर्वक आपने सुना। 10:27 हो गया है। सभी लोगों को धन्यवाद। और हम लोग आगे पढ़ेंगे भी, और हम लोग आगे कोशिश करेंगे कि हम लोग और अधिक जानकारी ग्रहण करें। सर आगे किसी क्लास में AHL यशवंती चौधरी की बहुत चौधरी जी आपके बड़े प्रश्न है, बहुत हाँ बढ़िया जी प्रश्न किया सर। है। तो हाँ जी, उसको- AHL चार्ट आप आगे किसी क्लास में सिखाइएगा सभी के लिए। हैं? AHL चार्ट? AHL चार्ट, हाँ जी। हाँ, तो हमारे WBC के जो हमारे लिम्फोसाइट है वो हमारे निरंजन गुप्ता जी हैं। जी जी सर मन में एक सवाल है और वो काफी जी, सर। टेंस है, क्या मैं पूछ सकती हूँ? सर एक सवाल है कि ये जो ऑरिकुलर एक्यूपेंचर थेरेपी होता है, ये जो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप और नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है, क्या इस पे अलग अलग इफेक्ट करता है? सर लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने अपने ऊपर अप्लाई करके देखा तो मुझे इसका रिजल्ट नेगेटिव लगा था, इसलिए मैंने ये सवाल किया। ओके सर, थैंक यू। निरंजन जी, मैं बताना चाहता हूँ, इनका आंसर बताना चाहता हूँ। बॉडी पे कोई पॉइंट गलत नहीं है। कान अपने सारे कान को आप दबा दें या उसको किसी भी तरह से ट्रीट कर दें, आपको कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होगा। जैसे हम हमारे देश में भी ये सभ्यता है कि बुजुर्गों के हाथ पांव दबाए जाते हैं। कभी सेवा करने से किसी को अच्छी भावना से स्पर्श देने से कोई कभी एडवर्स इफेक्ट नहीं होता। आपके मन की शंका की वजह से हो जाए वो अलग बात है, क्योंकि हमारे अंदर डाउट होता है ना, जब तो नेगेटिविटी आ जाती है। थैंक यू सर। थैंक यू सर, प्रणाम सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, प्रणाम सर। नमस्कार सर। प्रणाम सर, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।